डिसर्टेशन, ठीक है? थीसिस या डिसर्टेशन जिसको हम बोलते हैं। और इसमें हमारे पास ये होता है कि हमने अभी तक मतलब जितना पढ़ा है, शायद 1 या 2 लेक्चर्स और मेरे होंगे आज के अलावा। उसमें कुछ और चीज़ें भी मैं करूँगा, लेकिन पहले ये जो हम सीक्वेंस में कर रहे थे, तो मैं इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। तो हमारा जो आज है थीसिस या मतलब रिसर्च रिपोर्ट भी उसको बोलते हैं, या हम डिसर्टेशन का लफ्ज़ भी उसके लिए यूज़ करते हैं कॉमनली। मतलब हमारे मुल्क में जो है तो इसके लिए थीसिस का लफ्ज़ यूज़ होता है। थीसिस आपको पता है कि मतलब जो आपका रिसर्च होता है तो वो राइटिंग फॉर्म में जब आ जाता है तो वो हमारे पास थीसिस बेसिकली होता है। तो इसमें कौन-कौन से पार्ट्स हैं, और फिर मतलब उनके पार्ट्स के बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा। ये एक शॉर्ट सी मैंने वो की हुई है, इसमें ज़्यादा यहाँ पे मैंने डिटेल ऐड नहीं किया। सबसे पहले इसमें मतलब हमारे पास प्रिलिमिनरी मटीरियल्स आ जाते हैं, और फिर हमारे पास मेन बॉडी है, और इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा पार्ट इसका होता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री मटीरियल्स बोलते हैं। तो प्रिलिमिनरी में हमारे पास मतलब जो आ जाते हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले थीसिस का जो टाइटल है तो मतलब वो आ जाता है। इसके अलावा मतलब टाइटल पेज की ये बात कर रहे हैं, जिसका अपना एक फॉर्मेट होता है। आप लोगों ने वो किया होगा, देखा होगा कि मतलब जिस तरह थीसिस होते हैं तो हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी एक थीसिस फॉर्मेट होता है। और उसपे ये है कि मतलब लोगो लगा होता है यूनिवर्सिटी का, फ़ॉन्ट्स का साइज़, और मतलब उसमें जो स्पेसिंग, और फिर उसमें सेशन और ये सारी चीज़ें, तो ये मतलब एक प्रिलिमिनरी मटीरियल में आ जाता है। टाइटल पेज जो भी मतलब उसका है, और उसके अलावा सर्टिफ़िकेट्स ऑफ अप्रूवल्स होती है, जिसमें हमारे पास ये है कि मतलब जो इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर्स होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो सुपरवाइज़र होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डीन्स, इन सब के सिग्नेचर्स उसमें आ जाते हैं। तो ये सारे जो है तो ये टाइटल पेजेस में आ जाते हैं। तो टाइटल पेजेस आपके तकरीबन हमारी यूनिवर्सिटी में एक मतलब प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, जो कि आपके साथ सुपरवाइज़र शेयर करता है, और टाइम टू टाइम अक्सर चेंज हो जाता है। अभी रिसेंटली भी हमारी यूनिवर्सिटी का जो है तो वो चेंज हुआ है। तो ये कि उसमें हमारे पास जो ये है अभी तक जो हमारे पास चल रहा था, तो उसमें हमारे पास तकरीबन मतलब 2 सर्टिफ़िकेट्स आ जाते हैं, और इसके अलावा 2-3 पेजेज़ जो है तो वो टाइटल के आ जाते हैं। तो ओवरऑल आपके पास मतलब 4-5 पेजेज़ जो है तो ये टाइटल आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो एक और चीज़ आ जाती है, तो वो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है। और टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप लोगों को पता है कि मतलब जितनी भी आपकी थीसिस में जो-जो चीज़ें हैं, जितने चैप्टर्स हैं, और फिर उन चैप्टर्स के अंदर कौन-कौन से हेडिंग्स आपने दिए हैं, तो वो सारी जो है तो आपके पास आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास वहाँ पे मतलब उनके पेज नंबर्स भी आ जाते हैं। तो ये भी प्रिलिमिनरी में आ जाते हैं। और तीसरा जो आपके पास आ जाता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट या जिसको हम समरी बोलते हैं। तो 1 या 2 पेजेज़ की आपकी एक समरी जो है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें जो है तो ये हमारे पास प्रिलिमिनरी में आ जाती है। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स में सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपके हेडिंग्स आ जाएँगे, उसमें टेबल ऑफ टेबल्स भी आ जाते हैं, टेबल ऑफ फिगर्स भी आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है तो हमारे पास उसमें ऐड हो जाती है। तो आपको मतलब मिल भी जाता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ना मिले तो सबसे आसान तरीका ये, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं, तो आप वहाँ लाइब्रेरी में जाके उधर से अपनी जो थीसिस है, तो वो आप उधर से उठा के जो है तो उनको देख लें। और उनका जो ऑर्डर होता है, ये याद रखिए कि इसमें पेजेस का ऑर्डर, पेजेस के कंटेंट, सारी चीज़ें जो है तो वो आपके उसी तरह जो मतलब यूनिवर्सिटी ने बताया है। ये नहीं है कि आप पेजेस के ऑर्डर को चेंज कर दें, या फ़ॉन्ट साइज़ या फ़ॉन्ट शेप को आप जो है तो चेंज कर दें। ये कोई भी आपने इसमें एक्स्ट्रा मतलब वो नहीं करना। अपनी तरफ से जो है तो एडिशन या डिलीशन जो है, या सीक्वेंस चेंज करना, ये आपने नहीं करना है। ऐसे ना हो कि आप कहें कि मुझे ये फ़ॉन्ट्स अच्छे नहीं लगते, तो मैं ये वाले फ़ॉन्ट्स यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, एक जगह है जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट्स रख सकते हैं, साइज़, हर चीज़, एंड दैट इज़ डेडिकेशन। आप अपनी थीसिस को जो डेडिकेट करते हैं, जिसको भी आप डेडिकेट करना चाहते हैं, यूजुअली लोग पेरेंट्स को कर लेते हैं, या अपने सिबलिंग्स को कर लेते हैं, या कोई और बंदा मतलब जो भी जिसको आप करना चाहें। तो ये कि उसके फ़ॉन्ट्स आप अपनी मर्ज़ी के कोई स्टाइलिश फ़ॉन्ट लोग अक्सर रख लेते हैं। बाकी जो भी चीज़ें तो उनका प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, और आपने उसी पे रहना है, ठीक है? फिर दूसरा जो हमारे पास आ जाता है तो वो
हमारे पास जो है तो बॉडी है, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। तो बॉडी में इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है और इसके अलावा लिटरेचर रिव्यू आ जाता है। जैसा यहाँ पे लिखे कि सम टाइम इंक्लूडेड इनटू द इंट्रोडक्शन। तो मतलब ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, अब हमारी यूनिवर्सिटी में जो है तो ये उसमें आता है अलग से। मतलब आपने लिटरेचर रिव्यू का एक चैप्टर 1 आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, चैप्टर 2 जो है तो वो आपका लिटरेचर रिव्यू हो जाता है। फिर थर्ड जो है तो वो आपके पास मेथोडोलॉजी का चैप्टर आ जाता है। ठीक है, फिर फोर्थ हमारे पास जो है तो रिजल्ट्स आ जाते हैं, फिफ्थ हमारे पास डिस्कशन, फिर उसके बाद कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। ठीक है, और जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि रिकमेंडेशन भी कभी कभार हम कंक्लूजन के साथ ही इंक्लूड कर देते हैं, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। हमारी यूनिवर्सिटी का ये है कि उसमें कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन का हम एक हेडिंग दे देते, फिर उसके बाद दोबारा कंक्लूजन का अलग से हेडिंग दे देते और रिकमेंडेशंस का अलग से हेडिंग जो है तो वो दे देते। तो ये मतलब मेन बॉडी होती है। अब इसमें अगर मतलब बहुत सारे लोगों का एक मेन क्वेश्चन होता है, तो थोड़ा-सा आपको रफ़ली बता देता हूँ जस्ट समझाने के लिए कि एमएस के लेवल पे आपकी जो ओवरऑल थीसिस है तो वो अगर 50 से लेकर 70 पेजेज़ तक मतलब उनकी वो डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च वर्क कि आपका काम कैसे है। ये नहीं है कि मतलब ये ज़रूरी है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट 50 या 45 पेजेज़ अगर बहुत ज़्यादा कम हो, इससे अगर कम होंगे तो वो फिर बीएस और एमएससी की थीसिस की साइज़ होती है। तो आप 50 से लेकर 70 पेजेस तक इसका जो साइज़ है तो वो मतलब आप रखेंगे। अब ये आपके काम पे डिपेंड करता है। तो इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू जो है तो ये नॉर्मली दोनों को मिला के 15 टू 20 पेजेस इसका लोग जो है तो वो कर लेते रख लेते हैं, जो मतलब जो इसका साइज़ है तो वो इतना रख लेते हैं। फिर उसके बाद मेथोडोलॉजी आ जाते हैं। तो मेथोडोलॉजी तो आपके काम पे डिपेंड करता है। अगर आपका काम ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेथोडोलॉजी भी आपकी ज़्यादा होगी, और अगर आपका काम कम होगा तो मेथोडोलॉजी आपकी कम होगी। लेकिन अगेन ये भी 8-10 पेजेस तक इसका साइज़ जो है तो आ जाते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो है तो ये 25 पेजेस तक या 30 पेजेस तक हमारे पास जो है तो ये पहले जो 3 चैप्टर्स है तो ये आ जाते हैं। 25 तक अगर आपके ये आ जाते, फिर उसके बाद रिज़ल्ट होता है। तो क्योंकि रिज़ल्ट्स में आप लोगों का मतलब उसमें टेबल्स होते हैं, मतलब जो हमने डिस्प्लेइंग ऑफ डेटा का हमने जो एक टॉपिक पढ़ा था, तो ये है कि आप टेक्स्ट में भी उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर उसको आप टेबल में भी शो कर लेते हैं, फिगर्स में भी मतलब ग्राफ्स और ये चीज़ें भी बना लेते हैं। तो उसमें ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है तो वो ज़्यादा जगह मतलब वो कैप्चर कर लेता है, क्योंकि टेक्स्ट में लिख के फिर अक्सर हमारे पास नीचे जगह कम होती है, टेबल हमारा बड़ा होता है, तो हम न्यू पेज पे जाके टेबल जो है तो वो इंसर्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसके नीचे अक्सर फिगर नहीं आता, तो हम उसको तीसरे पेज पे लेके जाते हैं। तो फिर आपके काम पे डिपेंड करता है, अगर आपने काम भी ज़्यादा किया तो रिज़ल्ट आपके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो 20-25 पेजेज़ तक आपका रिज़ल्ट जो है तो ये चला जाता है। फिर उसके बाद डिस्कशन आता है, डिस्कशन नॉर्मली 3 से 4 पेजेज़ तक या बहुत भी ज़्यादा होता है तो लोग 5 पेजेज़ तक कर लेते हैं। डिस्कशन में क्या होता है, तो डिस्कशन में आपके पास जो मतलब आपने काम किया तो आप उसको पिछले लोगों के कामों से जो है तो उसको कंपेयर कर लेते हैं, या आपका काम उनके मुताबिक आता है तो आप बता देते कि फलाँ बंदी ने भी ऐसा काम किया था और उसका ऐसा रिज़ल्ट आया था, मेरा भी ऐसा रिज़ल्ट आया है। तो मतलब वो एक तरह से आपके काम को प्रूव करता है कि आपका काम सही है। और कभी-कभार हमारा ये भी होता है कि पिछले लोगों का काम एक जैसे आया होता है, रिज़ल्ट एक जैसे आया होता है, हमारा रिज़ल्ट उनके बिल्कुल अगेंस्ट आ जाता है, तो फिर यहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं। तो परेशानी की बात नहीं है, फिर आप उसको भी डिस्कस कर लें कि क्या रीज़न हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने काम किया और उनका जो रिसर्च है, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एक बहुत सिंपल आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो उसमें ये है कि रेजिस्टेंट अगर उनके पास वो स्पीशीज आ रही है, कोई स्पीशीज, और आपने सेम प्रोसीजर कर लिया, आपके पास भी रेजिस्टेंट आ गया, तो आप जो है तो मतलब वो बता दें कि जी इनके इनके काम के साथ मतलब हमारा काम उसी तरह चल रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो आपका काम जो है तो प्रूव हो जाता है कि आपने सही काम किया है। लेकिन अगर उनके अगेंस्ट आपका मतलब रिजल्ट जो है तो वो रेजिस्टेंट यहाँ पे नहीं आया, तो फिर आप डिस्कस कर दें कि क्या रीज़न है, मतलब एंटीबायोटिक में कोई फ़र्क है या बैक्टीरिया में कोई फ़र्क है, क्या है? तो आप इस चीज़ को जो है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फाइंडिंग्स है, आप किस तरह भी उस पे डिस्कशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो 4-5 पेजेज़ तक ये हो जाते हैं, 3 पेजेज़ तक लोग लिख लेते हैं अमूमन।
फिर उसके बाद कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन व्हाट यू हैव कंक्लूडेड फ्रॉम योर रिसर्च वर्क। तो ये आपका मतलब बहुत कम आधा पेज ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1 या 2 पैराग्राफ्स आप जो है तो लिखते हैं। इसमें आपने ज़्यादा लंबी-चौड़ी बातें नहीं लिखनी, बस आप सिर्फ़ अपनी कंक्लूजन जो है तो वो लिख लेते हैं। एंड फाइनली आपके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। रिकमेंडेशंस में ये होता है कि आपने जो काम किया है तो आप उसके बाद क्या फर्दर रिकमेंड करते हैं। अब ये रिकमेंडेशन 2-3 वजहों से होती है। एक ये कि हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये काम हो सकता है, तो आप उसको रिकमेंड करें। या हो सकता है कि आपकी जो डिग्री की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है, आपने काम इतना कर लिया कि आपको उस पे डिग्री मिल सकती है, तो बस कर लेते हैं। लेकिन मज़ीद जो भी उसमें आप बता सकते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, तो ये सारे जो है तो आपके पास रिकमेंडेशंस में आ जाती है, ठीक है? तो ये सारे जो है तो मतलब वो मेन बॉडी आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास सप्लीमेंट्री जो मटीरियल है, तो सप्लीमेंट्री मटीरियल में हमारे पास जो है तो वो रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी के बारे में आ जाता है। ये अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है रेफरेंसेस के बारे में, तो उसमें डिटेल से बताऊँगा। तो ये है कि आपने अपनी थीसिस में जितना भी काम साइट किया होता है, तो उसके बारे में आप रेफरेंसेस या उसकी बिब्लियोग्राफी जो है, तो वो आप बता देते। तो ये एक अलग से इसको भी चैप्टर इंट्रोडक्शन को भी हम मतलब उसको चैप्टर नंबर 1 बोलते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू को चैप्टर नंबर 2, मेथोडोलॉजी को चैप्टर नंबर 3 बोलते हैं, रिजल्ट चैप्टर नंबर 4 हो जाता है। उसके बाद डिस्कशन जो है तो वो चैप्टर नंबर 5 हो जाता है। हमारे पास कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन को हम चैप्टर नंबर नहीं देते और हमारे पास फिर ये जो रेफरेंसेस आ जाते हैं तो इसको हम चैप्टर नंबर 6 बोल देते हैं। तो ये कि मतलब कुछ चीज़ों को हम चैप्टर नंबर नहीं देते। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट जो शुरू में बिल्कुल आता है उसको भी हम कोई नंबर नहीं लगाते, मतलब वो चैप्टर्स में नहीं आता, सिर्फ़ एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग हम दे देते हैं। तो ये इधर आपके पास जो है तो रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी जो है तो ये अलग से एक चैप्टर हो गया। एंड फाइनली आपके पास जो होता है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपके थीसिस में हर किसी की थीसिस में होगा, तो वो अपेंडिसेस होते हैं या अपेंडिक्स उसको हम बोलते हैं। तो ये कि अच्छा जी, एनेक्स्चर भी इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है। ये बल्कि ये इस चीज़ मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रही है कि अपेंडिसेस का लफ्ज़ होता है, यानी एनेक्स्चर्स का लफ्ज़ जो है तो वो हम यूज़ करते हैं, बट हो सकता है ये मैं ज़रा कन्फर्म करके अभी आपको नेक्स्ट सेशन में फिर बता भी दूँगा। तो इसमें ये है कि क्योंकि ये एनेक्स्चर का लफ्ज़ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, तो अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि आपका कोई मतलब जैसा ऊपर लिखे सप्लीमेंट्री मटीरियल, तो सप्लीमेंट्री ये है कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ हो जो हेल्प कर सके उसमें। तो कभी-कभार हमारे पास ये होता है कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप लैब में काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे आपने कोई पिक्चर्स ले लिए, तो वो पिक्चर्स जो है वो हम फिर उसको उसमें लगा लेते हैं, मतलब थीसिस के आखिर में सिर्फ़ लगा लेते हैं, बीच में नहीं लगाते। तो वो इस चैप्टर में आ जाते हैं। चैप्टर नहीं होता, मतलब ये अलग से एक चीज़ होती है, इसको चैप्टर नंबर हम नहीं देते। तो यहाँ पे आ जाते हैं, या हमारे पास ये कि जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई डेटा कलेक्शन के लिए जो जैसा हमने डेटा कलेक्शन के लिए टूल्स का पढ़ा था कि हमारे पास उसमें कोई प्रोफ़ार्मा आपने फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ाइन किया है, तो आप उस प्रोफ़ार्मे को थीसिस में वो नहीं करते, ऐड नहीं करते, बल्कि आप उसको एज़ एन एनेक्स्चर, तो वहाँ पे जहाँ पे आप मेथोडोलॉजी में लिखेंगे, आप कहेंगे कि हम जो है तो डेटा एक प्रोफ़ार्मे के ज़रिए जो है तो कलेक्ट करेंगे, और साथ में जो है तो वहाँ पे आप ब्रैकेट में एनेक्स्चर 1 लिखते, ए डबल एन ई एक्स सिर्फ़ लिखते और डैश करके 1 लगा देते, तो ये एनेक्स्चर 1 तो फिर आखिर में लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा जी, थीसिस के सबसे आखिर में एनेक्स्चर्स लगे होते हैं, तो वहाँ पे हम इसको चेक कर लेंगे कि कैसा प्रोफ़ार्मा है। इफ समबडी वांट्स टू चेक दैट, अगर कोई इंटरेस्टेड है उसमें, या फॉर एग्ज़ाम्पल इवैल्यूएशन हो रही है, तो जो इवैल्यूएटर है वो आपके चेक कर लेते हैं। तो ये आखिर में ये जो है तो आ जाते हैं। तो ये सारे सप्लीमेंट्री मटीरियल में तो 3 पार्ट्स आपकी थीसिस के होते हैं, और जिस तरह मैंने आपको बता दिया, मतलब मैंने आपको पेज नंबर्स का भी बता दिया साथ में, कि आपकी इंट्रोडक्शन इन लिटरेचर रिव्यू अगर 15 पेजेस का दोनों हो जाए, अब डिपेंड करता है, अगर मतलब एक 5 पेजेस दूसरा 10 या जो भी है व्हाटएवर, ठीक है? ये जस्ट आपको रफ एक एस्टीमेट सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 10 सॉरी मेथोडोलॉजी है वो 10-12 पेजेस की, तो ऑलमोस्ट 25 पेजेस ही हो जाते हैं। फिर 20-22 पेजेस जो है तो आपके रिज़ल्ट्स के हो जाते हैं, तो 45 तक चले जाते हैं। 2-3 पेजेस जो है तो आपके उसके आ जाते हैं, डिस्कशन के आ जाते हैं, तो 50 पेजेस ये हो जाते हैं। 1 पेज पे आपके रिकमेंडेशन और कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन आ जाता है, और
7-8 पेजेज़ 10 पेजेज़ तक आपके डिपेंड करते हैं आपके रेफरेंसेस पे कि कितनी साइटेशंस आपने किए, तो आपकी साइटेशंस आ जाती है, तो ये आपके चले जाते हैं कोई 60-65 तक इज़िली आपके ये जो पेज नंबर्स है, तो ये चले जाते हैं, ठीक है? तो ये था आपके डिसर्टेशन के बारे में। इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। मैं फिर वो स्टार्ट करूँगा, जो हमारे पास साइटेशन है उसके बारे में बताऊँगा, लेकिन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी। जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो सर। अच्छा जी, ये जितने लोग हैं ये अभी इनको मैंने एडमिट कर दिया है, अलाउ कर दिया है, लेकिन आइंदा मैं नहीं करूँगा, ठीक है? आप लोग ये अभी आखिर में अपने लिए मसला ना बनाएँ, एक्टिव रहा करें। सर हमारी ऑनलाइन कितनी क्लासेस होंगी? अभी है मुझे ये नहीं पता, ये मैं आपको बता दी कि आप अपने कोऑर्डिनेटर से कंसल्ट करें डॉक्टर सलमान से कि कब उनके वो है, हमें भी नहीं पता होता। और मतलब हम तो बस अपनी कोर्सेज़ को ख़त्म करने पे लगे होते हैं, तो मुझे कंफर्म नहीं है अभी। हो सकता है फ़रवरी में आपकी क्लासेस चली, या हो सकता है कि अ, उसमें आपके ये जो